चलिए, तो एक लेक्चर हो चुका था सेकंड चैप्टर का। ये सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, जिसको अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो चैप्टर का नाम हो जाएगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या बात किया था? पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ा था वो एक और टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज रहेगा और उस चार्ज के वजह से किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। मतलब कि ये एक पॉइंट है और ये इस पे चार्ज Q रखा हुआ था, इसके वजह से यहाँ पर P पॉइंट पर इस चार्ज Q के वजह से पोटेंशियल की वैल्यू, जबकि डिस्टेंस R है, वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो भी कहानी होगा वो सारी कहानी इसी पर होगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक से पहले एक चीज़ याद दिला दें। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो व्हाट वाज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? वहाँ बता चुके हैं कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस छोटे से डिस्टेंस पे रहते हैं तो दोनों चार्जेस को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो कहा जाता है एक डाइपोल। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो गया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर कुछ दूरी पर रखा हुआ है तब उसको कंबाइन फॉर्म में पढ़ा जाए तो एक डाइपोल कहा जा सकता है। वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 3 पॉइंट पर। एक पॉइंट था आपका एक्सियल, दूसरा था इक्वेटोरियल और तीसरा था रैंडमली एनीवेयर। तो यहाँ पर भी जब पोटेंशियल निकालेंगे तो एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा, कैसे निकलेगा, इक्वेटोरियल पर कितना होगा, कैसे निकलेगा, और तीसरा रैंडमली कहीं पर भी पॉइंट रहेगा तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल पॉइंट की। टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो अगर एक डाइपोल हम ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए आपका एक डाइपोल है यहाँ पर और इसके कुछ दूरी पर रखा हुआ है आपका एक दूसरा चार्ज। यहाँ मान के चलते हैं कि इस पॉइंट को A कह दीजिए, इस पॉइंट का नाम B हो गया। यहाँ जो आपने चार्ज रखा हुआ है वो है -Q और यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है वो है +Q। तो व्हाट इज़ एन एक्सियल पॉइंट? तो एक्सियल पॉइंट इस लाइन पर इधर बढ़िए या इधर बढ़ जाइए, आपका जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स का नाम होता है एक्सियल पॉइंट। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक रैंडम पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है P और कहा गया कि इस डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है R। अब अगर इस डाइपोल की हम बात करें तो इस डाइपोल का टोटल लेंथ कितना था? इस डाइपोल का टोटल लेंथ था 2a। तो यहाँ से लेके यहाँ आधा जो होगा वो a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जो आधा होगा वो भी a हो जाएगा। दिस पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल और उसको कहेंगे P। तो बेसिकली इतनी चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम देखने जाएं तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आप लिखिए पोटेंशियल एट P, पहले ड्यू टू A करते हैं। A पॉइंट की वजह से व्हाट विल बी द पोटेंशियल। अगर इसको लिखना पड़े तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं एट P ड्यू टू A। जिस पर निकाल रहे हैं वो पहले और जिसके वजह से निकाल रहे हैं वो बाद में।
अब देखिए फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो अगर ए की हम बात करें तो ए पर जो चार्ज है वो नेगेटिव वाला है, यहाँ -q लिखाएगा डिवाइडेड बाई r। देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, माइनस ही लिखना है। फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं, जब पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो मॉड का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब -q है तो यहाँ -q ही लिखाएगा। यही एक वजह है कि इसको फर्स्ट चैप्टर में ना पढ़ के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। अब जो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट के A के वजह से, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r। ये r यहाँ से लेके यहाँ तक है, डिस्टेंस क्या होगा देखिए ज़रा। तो r ना लिख करके यहाँ लिखेंगे, देखिए ये r हुआ और ये a डिस्टेंस। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, a प्लस r। ये लिखाएगा r प्लस a, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एट P इस बार किसके वजह से, तो ड्यू टू B चार्ज। B पर कौन सा चार्ज है, तो +q चार्ज है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको डिनोट करना हुआ तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू B लिख सकते हैं, वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ +q है तो q लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ज़रा देखिएगा, तो ये पूरा r है, ये a है, तो ये कितना बचा, ये बचा r माइनस a हो गया। हमको निकालना था व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एट P। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल दोनों को जोड़ देते हैं, किसी वेक्टर फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल की, पोटेंशियल एट P की हम बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, Vp शुड बी इक्वल टू VPA प्लस VPB। तो अगर Vp निकाला जाए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू, कॉमन जो चीज़ें निकल जाएंगी उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा, Q भी बाहर निकलेगा। ये पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन के साथ ये नेगेटिव वाला टर्म लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस a माइनस साइन 1/r प्लस a, ठीक है। Vp शुड बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ज़रा एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ये एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस b वाला फॉर्मूला है, साफ साफ दिख रहा है, r² माइनस a² लिखा जा सकता है। यहाँ क्या आया, तो इससे अगर डिवाइड कीजिएगा r प्लस a यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा r माइनस a। Vp की जो वैल्यू हो गई वो हो गई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से r² माइनस a² अपनी जगह पर, और यहाँ पर हो जाएगा r प्लस a माइनस r प्लस a। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे एक चीज़ कैंसिल होगी आपकी r। ये r अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचता है मेरे पास, Vp की वैल्यू आएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a डिवाइडेड बाई r² माइनस a²। अब ये एक चीज़ और यहाँ आप देख सकते हैं, एक चीज़ पढ़ाया था जब डाइपोल पढ़ाया था, तो एक चीज़ पढ़ाया था डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में वहाँ बताया था कि Q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको डिनोट किया था P से। तो यहाँ पर उसको हम हटा सकते हैं और पोटेंशियल एट P लिखा सकता है, Q 2a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P जो कि डाइपोल मोमेंट होगा डिवाइडेड बाई r² माइनस a²। ये कुछ इस तरीके से लिखा सकता है। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ और है, छोटी सी चीज़ ये है कि जब डाइपोल को पढ़ते हैं आप, तो डाइपोल का जो ये डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा सा होता है, मिलीमीटर में बेसिकली आपके क्वेश्चन में
दिया हुआ होता है, और जो r होता है, जो डिस्टेंस p पॉइंट का, वो जनरली सेंटीमीटर में होता है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि r मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा a से। तो अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो इस a को आप इग्नोर कर सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी Vp, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P, वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आती है पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू अ डाइपोल। तो एक्सियल पॉइंट के बाद जो डाइपोल के वजह से दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, उस पॉइंट का नाम है इक्वाटोरियल पॉइंट। अगर याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर में भी सेम काम किया था, पहले एक्सियल पॉइंट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर इक्वाटोरियल का। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। टॉपिक का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इक्वाटोरियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वाटोरियल पॉइंट। चलिए, तो इक्वाटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है। अगर हम एक डाइपोल को देखें तो यहाँ पर A पॉइंट है और चार्ज रखा हुआ है -q, इसके कुछ दूरी पर B पॉइंट है और चार्ज रखा हुआ है +q। अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से अगर आप यहाँ बढ़ते हैं, पिछले केस में हम लोग इस साइड गए थे, अगर यहाँ बढ़ते हैं r डिस्टेंस O पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट को कहते हैं इक्वाटोरियल पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली ऊपर या नीचे होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर से ये डिस्टेंस पूरा था 2a, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a। अगर डिस्टेंस की बात करें तो चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हो जाएगा और इस पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा ये। अब अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंगल होगा 90, तो अगर APO पे देखें तो APO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हो गया। अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करें h² = p² + b², इसकी वैल्यू निकल कर के आ जाएगी √r² + a²। अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए यहाँ r और यहाँ a, ये r परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया किस ट्रायंगल में, POB में। तो अगर इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना चाहें तो ये हो जाएगा r² + a²। ठीक है, तो अब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब बारी बारी पोटेंशियल निकाला जाए, एक बार इस चार्ज के वजह से और एक बार इस चार्ज के वजह से, जैसे एक्सियल में करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखाएगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू A, और A पॉइंट पे जो चार्ज है वो है -q। लिखेंगे पोटेंशियल P पर A के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन यहाँ -q आएगा और डिस्टेंस जो हो जाएगा वो A से लेके P तक का, मतलब ये डिस्टेंस, तो √r² + a², ये हो गया। अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एट पॉइंट P इस बार ड्यू टू B करना पड़ेगा।
तो इस बार ड्यू टू बी करेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल पी पॉइंट पर बी के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम क्या कहा था, हम ये कहा था कि पोटेंशियल को आपको वेक्टर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जोड़ सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट पी की हम बात करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी को लिखा जा सकता है पोटेंशियल पी पर ए के द्वारा और पोटेंशियल पी पर बी के द्वारा। तो अगर वैल्यूज़ पुट करना चाहें हम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। देखिए ज़रा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ सेम चीज़ है लेकिन प्लस में है, तो ये आप पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड योर आंसर विल बी 0। सो यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। अगर आप किसी भी डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर आती है, जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर उसी डाइपोल के वजह से उसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसा इस वजह से हुआ क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अ वेक्टर क्वांटिटी लेकिन पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको सीधा सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वजह से याद रखने वाली बात यह है कि पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर तो आएगा लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं आता है, वैल्यू होती है 0। तो एक्सियल पॉइंट पर निकाल लिया हम लोग, एक फॉर्मूला आया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला तो 0 आया। अगर कोई पॉइंट रैंडमली कहीं पर रहे, ना ही एक्सियल पॉइंट पर रहे और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पर रहे, तो उसका भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग उसके पोटेंशियल का। वो जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडमली एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडमली एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए एक डाइपोल बना रहे हैं फिर से, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम A दिया, चार्ज कितना रखा हुआ है -Q। इस पॉइंट का नाम B दिया, चार्ज कितना रखा हुआ है +Q। फिर से यहाँ का डिस्टेंस है 2a, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा A, और यहाँ से यहाँ तक A। देखिए अगर इस पॉइंट पर लेंगे तो एक्सियल कहलाएगा, यहाँ लेंगे तो इक्वेटोरियल कहलाएगा। हम रैंडमली पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर ऐसे, पॉइंट का नाम कुछ भी दे दीजिए, आपकी मर्जी। फिलहाल हम K लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा R। और इस केस में एक एंगल यहाँ बनेगा जिस एंगल का नाम हो जाएगा थीटा, ठीक है। चलिए तो लिखना कैसे है, लिखने से पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा कंसीडर अ पॉइंट K R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल या मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। उसके बाद एंगल लिखना पड़ेगा, ऐड कर दीजिएगा एट एन एंगल थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसको R2 कह देते हैं और इसको कह देते हैं R1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तरीका वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट K
ड्यू टू, पहले ए पॉइंट के लिए निकालेंगे, लिखेंगे कैसे, पोटेंशियल एट के ड्यू टू ए पॉइंट। फॉर्मूला फिर वही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब तक तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ माइनस क्यू लिखाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r1, तो ये लिखाएगा r1। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है पोटेंशियल एट पॉइंट के, इस बार ड्यू टू बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो यहाँ लिखाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट के ड्यू टू बी, और ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई r2। ठीक है, अब r1 और r2 की वैल्यूज़ आपको नहीं मालूम है। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है पिछले दोनों से, तो ध्यान कुछ ज़्यादा रखिएगा। अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर से वही काम करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट के, पोटेंशियल एट पॉइंट के लिखाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट के ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट पॉइंट के ड्यू टू बी। देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल एट के पॉइंट निकाला जाए तो इसमें से देखिए कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, बाहर निकल जाएगा, क्यू भी दोनों में है, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 1/r2, पॉजिटिव में है तो r2 माइनस 1/r1। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा जाए तो Vk इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा r1 इंटू r2 और ये हो जाएगा r1 माइनस r2। हम क्या रहे हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका ये K पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा, ऐसा दूर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि R इज़ वेरी ग्रेटर दैन A, तो इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन A, अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, देखिए एग्जाम्पल कैसा ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपका ये डाइपोल है यहाँ पर, तो ये A तो इतना बड़ा हुआ और दूसरा A इतना बड़ा, और जो पॉइंट है ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ से जो K पॉइंट है वो एक 10 मंजिला इमारत के छत पर है, तो सोचिए ज़रा ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। यहाँ पर कुछ चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं हम। अज्यूम क्या क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि R1, R2 और R ये तीनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं होता है बेसिकली देखा जाए, लेकिन डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए R1 आपका 10 मीटर हुआ तो ये हो जाएगा आपका 10.001, तो 001 को इग्नोर कर दीजिए। R2 कितना हो जाएगा, R2 मानिए हो गया आपका 9.9999, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, सबको मिला करके 10 ले सकते हैं। तो अगर ये R आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ A से, तो पहली चीज़ ये हो जाएगी कि R1, R2 और R तीनों सेम हो जाएगा। तो अगर सेम हुआ तो क्या R1 इंटू R2 के जगह पर आप R² लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके जगह R लिख दीजिए, इसके जगह भी R, तो ये डिनोमिनेटर जो है उसके जगह आप R² लिख सकते हैं। इसको हम माना है इक्वेशन नंबर A। एक दूसरी चीज़ भी होगी, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस एंगल को भी आप थीटा मान सकते हैं। क्यों? अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है तब। और एक कंस्ट्रक्शन हम करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराते हैं ये 90 डिग्री पर, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दीजिए, ये A है, ये B है, तो ये C हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो देखिए ज़रा, ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आपके पास बचा है ये कहलाएगा R1 माइनस R2।
देखिए ज़रा आपको R1 माइनस R2 की भी वैल्यू निकालनी है। देखिए R1 माइनस R2 हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर यह एंगल 90 है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम cos थीटा लगा दें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका, तो बेस है R1 माइनस R2 और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस ये वैल्यू है विच इज़ एक्चुअली 2a, जो 2a के बराबर। तो यहाँ हम 2a लिख सकते हैं। तो R1 माइनस R2 की एक वैल्यू आ गई 2a cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए और इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को जो आप पहले इक्वेशन नंबर 1 माना था उसमें लाके पुट कर दीजिए। तो जैसे ही इन दोनों को हम पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या होगा। जैसे इन दोनों वैल्यूज़ को हम लाके यहाँ पुट करते हैं, वी के मेरा क्या बन जाएगा, वी के बन जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके जगह पर हमको लिखना है 2a cos थीटा, 2a cos थीटा और इसके जगह पर लिखना है आर स्क्वायर। फिर से एक चीज़ देखिए, हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में Q इंटू 2a लिखा हुआ है, Q इंटू 2a, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो Vk शुड बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक वैल्यू आपकी ये आती है रैंडमली किसी भी पॉइंट पर, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे अगर, तो इस वैल्यू में अगर आप ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर आप ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू आर इंटू कॉस थीटा और नीचे में हो जाएगा r का क्यूब। बोलिए होगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा यहाँ पे, P इंटू आर इंटू कॉस थीटा। अगर आप वेक्टर पढ़ा है 11th क्लास में तो वहाँ पर प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट। a डॉट b की वैल्यू होती है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर a के जगह पर p रखा हुआ है और b के जगह पर r रखा हुआ है तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Vk शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाई R का क्यूब। ये एक और तरीका होगा पोटेंशियल निकालने का। अब यहाँ आप कहिएगा कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर्स कैसे आ गए? वेक्टर्स नहीं आए हैं, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स आए हैं और वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो खुद में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, P एक अलग वेक्टर है, R एक अलग वेक्टर है, लेकिन P डॉट R जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसकी वैल्यू होती है P इंटू आर इंटू कॉस थीटा। तो अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा तो आप इस फॉर्म का नाम ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाएं तो Vk इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपनी जगह पर कायम है। R वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर को आप लिख सकते हैं R का मैग्नीट्यूड और R का एक यूनिट वेक्टर। यहाँ से अगर इस R को काट दिया जाए तो आपका आंसर आएगा Vk इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R का मैग्नीट्यूड, सॉरी R का यूनिट वेक्टर और नीचे में R का स्क्वायर। ये एक और तरीका हुआ रैंडमली किसी भी पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के वजह से पोटेंशियल निकालने का। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बारी बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है, 2017 में और 2019 में 6 नंबर में पूछा गया था। तो इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप यहाँ तक पूरा लिखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इतने लिखने से
आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। इस वजह से मेरा मानना है कि आप पूरा इसको नोट करके याद करके अच्छे से लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए आपने डाइपोल के तीनों पॉइंट्स को देख लिया, एक्सियल, इक्वेटोरियल और रैंडम। आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन शेल। ड्यू टू अ थिन शेल। तो अगर देखा जाए थिन शेल का मतलब ये होता है एक स्फेयर होगा जो अंदर से हॉलो है। यहाँ पर भी 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट पर बात करेंगे, तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो अगर एक थिन शेल हम बनाएं तो ये मान लीजिए कि एक थिन शेल है जिसका रेडियस मान लिया जाए तो कैपिटल R। अगर कैपिटल R रेडियस का एक थिन शेल है, थिन शेल को समझना है तो बस एक फुटबॉल को देख लीजिए या एक बास्केटबॉल को देख लीजिए। पहला पॉइंट जो यहाँ पर है, पहले पॉइंट की बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है जो कि स्फेयर से बाहर है। इस पॉइंट का नाम P1 दे देते हैं, विच इज़ आउटसाइड द स्फेयर। तो केस 1 बन जाएगा, केस 1 बन जाएगा, क्या बनेगा, पोटेंशियल एट P1। तो पोटेंशियल एट P1 की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो सकता है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक हॉलो स्फेयर को, उसके पूरे चार्ज को आप मान सकते हैं कि वो सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है। मतलब हुआ कि अगर Q चार्ज आपने इस पर दिया है तो आप इस पूरे स्फेयर के चार्ज, मतलब जो Q होगा, उसको इस O पॉइंट पर अज्यूम किया जा सकता है। तो इस फिगर को अगर दोबारा बनाएं तो O पॉइंट पे एक चार्ज हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू Q होगी, पॉइंट का नाम O होगा, और यहाँ से डिस्टेंस P1 जो कि हम यहाँ माना है कितना है, R, स्मॉल r। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एट P1 निकाला जाए तो सिंपल, अब तो एक पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये सिंपल हो जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी भी लिख दीजिएगा यहाँ पर। थ्योरी में ये लिखिएगा कि क्योंकि हम एक स्फेयर के पूरे चार्ज को O पॉइंट जो उसका सेंटर है वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के रूप में मान सकते हैं, इसी वजह से ये फिगर बनाइएगा और ये लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ें, सेकंड केस की बात करें तो केस नंबर 2 हो जाएगा। और इस बार क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल एट P2। P2 कहाँ पर है, तो P2 इस बार देखिए यहाँ पर होगा, जो कि आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन दिस स्फेयर। इस स्फेयर पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का नाम P2 आप दे सकते हैं। फिर से अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा एक पॉइंट चार्ज पर तो वैल्यू कैसे निकलेगी, O पॉइंट यहाँ हो गया, चार्ज है Q, और R यहाँ पर P2, और R जो होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा इस केस में। फिर से अगर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, P2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R। तो ये आप लिख सकते हैं। अब अगर केस 3 की बात करें, इस P पॉइंट को और ज़्यादा अंदर शिफ्ट कर देते हैं, पॉइंट का नाम हो जाएगा P3। केस 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट P3। तो यहाँ पर अगर सेंटर की बात करें, देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी एक हॉलो स्फेयर है, चार्ज उसमें देते हैं तो चार्ज सरफेस पर ही होता है, अंदर में कोई चार्ज होता ही नहीं है। ये चीज़ को हम लोग प्रूव भी किया है फर्स्ट चैप्टर में, एक गॉसियन सरफेस अंदर में
ड्रॉ किया था, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आया। वहाँ पर कह दिया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ज़ीरो है तो क्या होगा? पॉइंट P3 की हम बात कर रहे हैं, अंदर में पॉइंट P3 पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। तो याद रखने वाली पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ज़ीरो होता है तो उस एरिया में पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाता है, पोटेंशियल चेंज नहीं करता। याद क्या रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो अगर हम P3 से P2 की बात करें, देखिए P3 यहाँ पर, P2 यहाँ पर, इस पॉइंट में कहीं पर भी पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर आई है सेम वैल्यू आपकी P3 पर भी आ जाएगी। पोटेंशियल P3 पे अगर हम बात करें वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। तो याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं? याद रखने वाली बात पहली ये है कि अगर इस स्फीयर के आउटसाइड रहा, जो पॉइंट P1 था, पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है इतनी, लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे आएंगे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और चेंज होकर वैल्यू हो जाएगी इतनी। इससे क्या हम समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़रूर होगी, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल अलग अलग है, तो स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगा। लेकिन जब अंदर आते हैं स्फीयर के, क्योंकि स्फीयर मेरा खाली है, हॉलो है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, इस वजह से O पॉइंट से लेकर के P2 पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे उन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर में ज़ीरो होती है। इसी चीज़ से रिलेटेड अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में हम बताएं तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये मान लीजिए कि एक स्फीयर था आपका, ये आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया, जो कि मैंने ओरिजिन पे रखा हुआ है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो देखिए कैसे वैरी करेगी। ये R है और ये पोटेंशियल है, तो देखिए अगर स्फीयर के सेंटर पे आप होते हैं, अगर R की वैल्यू ज़ीरो होगी उस केस में पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जो कि मान लीजिए यहाँ पर आएगा, मान के चलते हैं कि यहाँ पर आया। अब जैसे जैसे हम R की वैल्यू बढ़ाते हैं आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक हम सरफेस पर नहीं पहुँच जाते, मतलब R बराबर कैपिटल R पर, वहाँ तक ये कांस्टेंट होगा। इसके बाद क्या होगा? जैसे ही सरफेस को क्रॉस कर गए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर, तो पोटेंशियल भी आपका चेंज होगा और पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पोटेंशियल R पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से जो ग्राफ होगा आपका वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो इस ग्राफ को याद रखिएगा, इस ग्राफ को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड अक्सर पूछा है विद द ग्राफ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।